Welcome to Tech Unlock. In this video, we will see simply our memory management, how it works and degree of multiprogramming. तो यहाँ पे देखिए डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग कैसे काम करता है. डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग मीन्स व्हाट कि आपके हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस आर एग्जीक्यूटिंग इन योर मेन मेमोरी एट एनी टाइम. तो मतलब आपके नंबर ऑफ प्रोसेस कितने आपके मेन मेमोरी में ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग. मतलब जितने नंबर ऑफ ज़्यादा प्रोसेस आपके एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है, मल्टीपल प्रोसेसेस, तो उसे हम सिंपली मल्टीप्रोग्रामिंग कहते हैं. मल्टीप्रोग्रामिंग कंसेप्ट इतनी ज़रूरी क्यों है? यहाँ पे देखिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की मेमोरी होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सीपीयू होता है. सीपीयू क्या काम करता है? सिंपली आपके जो एग्जीक्यूशन होते हैं प्रोसेस के एग्जीक्यूशन, तो उसे परफॉर्म करने का काम करता है. तो उसमें देखिए सीपीयू डिफरेंट टाइप्स के मेमोरी में वर्क करता है. फॉर एग्जांपल आपकी कैश मेमोरी हो गई, कैश मेमोरी पे काम करता है आपका सीपीयू. उसके बाद हमारे पास रजिस्टर्स की मेमोरी होती है. ये सब लिमिटेड मेमोरी होती है, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको क्यों होता है ऐसा. फिर हमारे पास मेन मेमोरी होती है जिसे हम रैम कहते हैं. उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसे हम हार्ड डिस्क कहते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव जो होता है आपका. तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ये मेन मेमोरी होती है, जो आपका सीपीयू हर एक मेमोरी पे काम करता है. हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं, ये बहुत कॉस्टली होती है. रजिस्टर आपके बहुत ही कम अमाउंट में मेमोरी होती है, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली होती है, इस वजह से बहुत कम अमाउंट में हमें यूज़ करना पड़ता है. उसके बाद सेकंड बेस्ट जो होती है आपकी मेमोरी, वो कैश मेमोरी होती है. इसका स्पीड क्या होता है? रजिस्टर का सबसे फास्टेस्ट होती है. उसके बाद सेकंड नंबर होता है आपकी कैश मेमोरी का. इसका स्पीड इससे स्लोअर होता है, लेकिन मेन मेमोरी यानी आपकी रैम से क्या होता है? फास्टर होता है. लेकिन ये भी कॉस्टली होती है, इस वजह से इससे थोड़ी इसकी साइज़ ज़्यादा होगी, लेकिन फिर भी ये भी हमें लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करना पड़ता है. नेक्स्ट होती है आपकी मेन मेमोरी. मेन मेमोरी की साइज़ क्या होती है? जीबीज़ में होती है. आपने सुना होगा रजिस्टर्स की साइज़ जनरली आपकी केबी में होती है, या मोस्टली मैक्स टू मैक्स एमबी में हो सकती है. कैश मेमोरी आपने सुना होगा 60 MB की कैश मेमोरी है, या 32 MB की है मैक्स टू मैक्स, या थोड़ी ज़्यादा हो सकती है. तो यहाँ पे एमबीज़ में होंगी. तो यहाँ पे आपकी जो मेन मेमोरी है ये जीबीज़ में होंगी. फॉर एग्जांपल 8 GB की मेन मेमोरी हो गई, 16 GB, अब 64 GB भी आ चुके हैं. उसके बाद आपकी होती है सबसे जो लो कॉस्टली होती है मेमोरी, आपकी हार्ड डिस्क की मेमोरी, जो क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है, टीबीज़ में होती है आपकी. 1 TB या 500 GB, 1 TB, 2 TB, ऐसी क्या होती है हमारी हार्ड डिस्क, यानी आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है. तो यहाँ पे देखिए आपका सीपीयू डायरेक्टली किसे कंट्रोल करता है? आपकी इन सभी मेमोरीज से क्या होता है? उसका डायरेक्टली रिलेशन होता है, डायरेक्टली उसे कंट्रोल करता है. लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी ये डायरेक्टली कोरिलेट नहीं करता, ठीक है. यहाँ पे कनेक्शन होता है, लेकिन डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता. डायरेक्टली ये आपका सीपीयू इन मेमोरीज पे वर्क करता है. तो अब यहाँ पे देखिए ये जो कंसेप्ट है हमारी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, मतलब क्या है कि सिंपली आपका सीपीयू क्या होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज होना चाहिए. अगर आपके मेन मेमोरी में ज़्यादा प्रोसेस अगर एग्जीक्यूट हुए, तो आपका सीपीयू क्या होगा? ज़्यादा काम करेगा. और ज़्यादा काम करने की वजह से आपके सिस्टम की इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. मतलब आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. कैसे? यहाँ पे देखिए मैं एग्जांपल दे देता हूँ. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं गैंट चार्ट हमने पिछले एग्जांपल में देखे हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में, ठीक है. तो उसी से थोड़ा कोरिलेट करके मैं पहले ग्राफिकली बताता हूँ आपको. सिंपली यहाँ पे सपोज 0 टाइमलाइन से हमारी अगर एक प्रोसेस स्टार्ट हो गई, तो यहाँ पे सपोज हमारी P0 प्रोसेस है, ठीक है. उसे कंप्लीट होने में कुछ तभी टाइम लगेगा. सिंपली अगर हमारे पास अगर 4 MB की मेमोरी होगी, और इस प्रोसेस के लिए खुद का एग्जीक्यूशन करने के लिए कितनी मेमोरी लग रही है? उसे 4 MB लग रही है. हमारे पास मेन मेमोरी कितनी अवेलेबल है? 4 MB. और इस प्रोसेस को खुद का एग्जीक्यूशन करने के लिए कितनी मेमोरी लग रही है? मतलब इस प्रोसेस की साइज़ कितनी है? 4 MB. तो एट ए टाइम हमारे पास कितने एग्जीक्यूट होंगे? मैक्स टू मैक्स एक ही प्रोसेस क्या होगी? यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी. लेकिन यहाँ पे देखिए अगर हमने डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग यूज़ की, मतलब सिंपली हमारी अगर मेमोरी क्या हो गई? बढ़ गई, तो यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेस क्या होंगे? आपके एग्जीक्यूट होंगे. और मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगे मतलब आपकी सिंपली मल्टी प्रोग्रामिंग आ जाएगी. मतलब यहाँ पे देखिए सेम सिनारियो लीजिए. सपोज हमारे पास 16 MB क्या है आपके पास? मेन मेमोरी क्या है? अवेलेबल है. कितनी MB है आपके पास? 16 MB. और यहाँ पे देखिए फिर से आपकी हर एक प्रोसेस की साइज़ क्या है? 4 MB की प्रोसेस साइज़ है. कितने MB की प्रोसेस साइज़ है? 4 MB की. तो यहाँ पे क्या होगा? आपके मल्टीपल प्रोसेस क्या होंगे? एट ए टाइम यहाँ पे रन होंगे. मतलब आपकी P0, मतलब आपकी P0, P1, P2, P3, ये सभी प्रोसेस क्या हो जाएंगे? आपके एग्जीक्यूशन में आ जाएंगे एट अ टाइम, ठीक है. तो ये जो CPU यूटिलाइजेशन है, यहाँ पे क्या हो रहा है? CPU मैक्सिमम काम कर रहा है. कैसे काम कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखिए आप
आपकी प्रोसेस क्या होती है, दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। आपके प्रोसेस को दो टाइम लगते हैं। एक टाइम लगता है आपको इनपुट आउटपुट टाइम लगता है एक प्रोसेस को, और दूसरा टाइम लगता है उसे सीपीयू टाइम। तो सपोज एक प्रोसेस अगर इनपुट आउटपुट टाइम कर रही है और उसे लग रहा है 80% टाइम उसे लग रहा है इनपुट आउटपुट के लिए, तो उसे रिमेनिंग टाइम कितना लगेगा, सीपीयू टाइम 20% लगेगा। तो ये जो 20% टाइम है, जब सपोज ये प्रोसेस ने इनपुट आउटपुट यहाँ पे क्या हुआ, सीपीयू टाइम उसने 10% कर लिया। यहाँ पे क्या हो गया, उसका इनपुट आउटपुट टाइम आ गया। इनपुट आउटपुट टाइम कितना हो गया उसका, सपोज यहाँ पे आ गया 80%, और यहाँ पे रिमेनिंग जो 10% टाइम है वो क्या हो गया, उसका सीपीयू टाइम आ गया। मतलब सिंपली यहाँ पे क्या हुआ है, 10% उसने सीपीयू टाइम किया है, उसके बाद 80% उसने आईओ टाइम किया है, और बाद में फिर से 10% क्या किया है, सीपीयू टाइम किया है। तब यहाँ पे देखिए, ये आपका जो प्रोसेस 1 है, ये जब सीपीयू टाइम करता है तो सीपीयू टाइम के वक्त क्या होता है, 10% करने के बाद आपका सीपीयू क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। मतलब आप अपना सीपीयू कहीं पर भी किसी भी अनदर प्रोसेस को असाइन कर सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि P1 क्या कर रही है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है। मतलब सिंपली आप कोई भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ले लीजिए, प्रिंटर में कोई प्रिंट करना हो, या स्कैनर से कुछ इनपुट लेना हो, या सिंपली यूज़र से कुछ इनपुट लेना हो, या सिंपली आप कह सकते हैं कुछ भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो सकते हैं। कुछ इनपुट आउटपुट के लिए क्या कर रही है वो प्रोसेस, यहाँ पे सिंपली वेट कर रही है या सिंपली वो एग्जीक्यूशन कर रही है। तो यहाँ पे आपका सीपीयू क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। तो ये सीपीयू आपका क्या होता है, इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में आपके पास प्रोसेस नहीं है, मल्टीपल प्रोसेस नहीं है यूज करने के लिए। तो यहाँ पे पूरा आपका सीपीयू क्या हो रहा है, सिंपली एक ही प्रोसेस को काम में ले रहा है। और यहाँ पे इनपुट आउटपुट होने के बाद सीपीयू सिंपली क्या हो रहा है, आइडल रह रहा है। यहाँ पे सीपीयू आपका काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके पास काम करने के लिए अनदर प्रोसेस नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए, मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, यहाँ पे आपको पहली प्रोसेस इनपुट आउटपुट कर रही है, तो आपका सीपीयू क्या हो जाता है, सिंपली फ्री हो जाता है। ठीक है, P0 क्या कर रही है, यहाँ पे इनपुट आउटपुट कर रही है। तो इनपुट आउटपुट के वक्त आपका सीपीयू किसे असाइन किया जाएगा, आपके P1 प्रोसेस को असाइन किया जाएगा। मतलब इनपुट आउटपुट का भी ऑपरेशन साइमल्टेनियसली चल रहा है, और आपका सीपीयू एग्जीक्यूशन भी क्या कर रहा है, यहाँ पे साइमल्टेनियसली चल रहा है। इसे ही क्या कहते हैं हम, यूटिलाइजेशन कहते हैं। मतलब आपका सीपीयू क्या हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है। फिर से आपका जब यहाँ पे आईओ का जब टाइम आएगा, इनपुट आउटपुट प्रोसेस 1 का जब इनपुट आउटपुट का टाइम आएगा, तो यहाँ पे प्रोसेस 2 क्या करेगी, सीपीयू स्टार्ट करेगी। समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन यहाँ पे जब स्टार्ट हो रहा है किसी प्रोसेस का, तो आपका सीपीयू आप क्या कर सकते हैं, अनदर प्रोसेस को सिंपली असाइन कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट क्या होती है, आपका सीपीयू यहाँ पे फ्री नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज होता है आपका डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग में। तो यही हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करना है हमें। सीपीयू यूटिलाइजेशन आपका ज़्यादा सीपीयू यूटिलाइज होना चाहिए, और अगर हमने सीपीयू का ज़्यादा यूटिलाइजेशन किया तो उसका आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। आपकी इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी प्रोग्राम की, या सिंपली आपके सिस्टम की इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पे अगर ग्राफिकल में समझ में नहीं आ रहा हो तो यहाँ पे देखिए, सपोज 4 MB की प्रोसेस है, और यहाँ पे हमारे पास मेन मेमोरी है 4 MB। 4 MB की क्या है, आपकी प्रोसेस है। तो देखिए आपका यहाँ पे यूटिलाइजेशन कैसा होगा। सपोज यहाँ पे हमने आई अमाउंट ऑफ टाइम लिया है प्रोसेस के लिए, सपोज हमने लिया है आई इनपुट आउटपुट टाइम लिया है। सपोज ये आई क्या, हमने सिंपली एक वेरिएबल लिया है जो इनपुट आउटपुट टाइम डिनोट करेगा। और यहाँ पे प्रोसेस के लिए सपोज हमने 80% क्या लिया है, आईओ टाइम। एक प्रोसेस क्या कर रहे हैं, सिंपली कंसीडर कर रहे हैं हम, हर एक प्रोसेस 80% क्या कर रही है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन कैसा होगा, सीपीयू यूटिलाइजेशन कैसा होगा, फिर सिंपली यहाँ पे देखिए 1 माइनस क्या आएगा, आपका आई आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही प्रोसेस है, i⁻1 मतलब क्या होगा, सिंपली आई ही होगा। तो यहाँ पे देखिए कितनी परसेंट आएगा आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन, सिंपली 20% आएगा। किसके लिए, सिर्फ 1 प्रोसेस के लिए। यहाँ पे कितने प्रोसेस के लिए देख रहे हैं हम, 1 प्रोसेस के लिए। सेकंड सिनेरियो कंसिडर कीजिए, हमारे पास है 16 MB की मेमोरी। मेमोरी कितनी है हमारे पास, 16 MB की मेमोरी है, मेन मेमोरी है हमारे पास 16 MB। और टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कितने एग्जीक्यूट होंगे फिर आपके पास, यहाँ पे देखिए 4 प्रोसेसेस क्या होंगे, सिंपली एग्जीक्यूट होंगे, क्योंकि हर एक प्रोसेस की साइज़ कितनी है, 4 MB है।
तो 16 डिवाइड बाय 4 अगर किया तो 4 प्रोसेस क्या होंगे मैक्सिमम यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पे CPU यूटिलाइजेशन कैसा आएगा, CPU यूटिलाइजेशन का फॉर्मूला क्या आएगा, फिर से 1 माइनस क्या होगा हमारा आई रेस टू, यहाँ पे क्या होगा आई रेस टू 4 होगा, क्योंकि आपके 4 प्रोसेस क्या हो रहे हैं, यही सिनारियो हम क्या कर रहे हैं मैथमेटिक में देख रहे हैं। तो यहाँ पे चारों प्रोसेस आपके एट ए टाइम क्या हो रहे हैं एग्जीक्यूट हो रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपका CPU यूटिलाइजेशन क्या होगा, तो ओके यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू कितना होगा 60% आपका CPU यूटिलाइजेशन होगा। आप कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे भी क्या है आपके अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका CPU यूटिलाइजेशन क्या हो गया है, बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 नंबर ऑफ प्रोसेस क्या हो रहे हैं यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, क्योंकि आपकी मेमोरी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। तो 20% से सीधा कहाँ पे जंप हुआ है 60% पे यहाँ पे जंप हो रहा है, मतलब CPU यहाँ पे ज़्यादा काम कर रहा है, ज़्यादा प्रोसेसेस क्या कर रहा है एग्जीक्यूशन में आने की वजह से यहाँ पे ज़्यादा काम क्या कर रहा है परफॉर्म कर रहा है। सिंपली यहाँ पे देखिए सपोज हमने और एक सिनारियो लिया, सपोज हमारी मेन मेमोरी हो गई है, आप मेन मेमोरी है हमारे पास सपोज 32 MB। तो यहाँ पे क्या होगा 32 MB के केस में यहाँ पे आप मैक्सिमम कितने प्रोसेस एग्जीक्यूट कर पाएंगे, 4 MB की प्रोसेस साइज है आपके पास, तो यहाँ पे डबल प्रोसेस हो जाएंगे। यहाँ पे 4 हो रहे थे, यहाँ पे 8 प्रोसेस क्या होंगे सिंपली एग्जीक्यूट होंगे। तो CPU यूटिलाइजेशन क्या होगा, यहाँ पे CPU यूटिलाइजेशन आपका फिर से वही 1 माइनस आई रेस टू यहाँ पे 8 आ जाएगा, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू क्या हो गया आपका यहाँ पे सिंपली 80% आ गया। ओके, तो नेक्स्ट सिनारियो हम कंसिडर करते हैं। यहाँ पे सपोज हमने मेन मेमोरी यहाँ पे ली सपोज 48 MB हमने साइज़ ली मेन मेमोरी, और फिर से हमारी प्रोसेस की साइज़ क्या है, जो आइडियल साइज़ है हमारे प्रोसेस की 4 MB की। तो यहाँ पे कितने आपका CPU यूटिलाइजेशन होगा, सिंपली यहाँ पे देखिए CPU यूटिलाइजेशन इक्वल्स टू 1 माइनस आई रेस टू यहाँ पे 12 होंगे, क्योंकि अगर हमने 4 डिवाइड किए 48 से तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कितने एग्जीक्यूट होंगे आपके 12 प्रोसेस यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू आवर 93%। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपके बढ़ रहे हैं ये लीनियर नहीं है, मतलब आपका जो जंप हो रहा है 20% से 60% जंप हो रहा है, 60 से 80 हो रहा है, 80 से यहाँ पे देखिए 93 हो रहा है, मतलब यहाँ पे 20% का जंप है, यहाँ पे 13% का जंप है, मतलब ये लीनियर नहीं है। मतलब हम ये डायरेक्टली नहीं कह सकते कि मेमोरी बढ़ने की वजह से आपका डायरेक्टली क्या हो रहा है CPU यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे रिलेशन है। रिलेशन क्या है आपका यहाँ पे कि आपकी मेमोरी बढ़ने की वजह से यहाँ पे इंक्रीज यहाँ पे हो रहा है यूटिलाइजेशन, क्योंकि आपके मल्टीपल प्रोसेस क्या हो रहे हैं मेन मेमोरी में यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। सपोज हमने इन्फिनाइट नंबर ऑफ मेमोरी अगर दे दी तो हमारा CPU यूटिलाइजेशन 100% होगा क्या, हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने साइज़ दी, सपोज हमने लिमिट दिया n सपोज आपकी क्या है इन्फिनाइट नंबर ऑफ, यहाँ पे इन्फिनाइट आपकी मेमोरी हो गई, सपोज n है आपकी मेन मेमोरी, तो मेन मेमोरी की साइज़ अगर हमने इन्फिनाइट दे दी, आपका CPU यूटिलाइजेशन क्या हो जाएगा आपका सिंपली यहाँ पे 100% हो जाएगा, क्योंकि अगर n क्या है आपके यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेस, अगर नंबर ऑफ प्रोसेस आपके इन्फिनाइट हो गए जो आपके मेन मेमोरी में आ सकते हैं, तो यहाँ पे आपके CPU यूटिलाइजेशन क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इन्फिनाइट मेमोरी नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखिए n नंबर ऑफ आपको अगर इन्फिनाइट प्रोसेस रन करने हैं तो आपको मेमोरी भी कितनी लगेगी यहाँ पे इन्फिनाइट लगेगी, लेकिन हमारे पास लिमिटेड मेमोरी होती है। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, मेमोरी मैनेजमेंट यूज़ करना पड़ता है, जो क्या करता है आपका CPU यूटिलाइज ज़्यादा से ज़्यादा करता है। मतलब आपकी कौन सी प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होगी, मतलब कौन सी प्रोसेस इन होगी, कौन सी प्रोसेस आउट होगी। अगर P1 का प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, सपोज उसकी साइज़ है 4 MB और ज़रूरत है CPU की ज़रूरत है सिर्फ 1 MB की ज़रूरत है, मतलब फ्रैक्शन ऑफ कोड की ज़रूरत है। अगर उसे सिर्फ अगर डेटा सेगमेंट की ज़रूरत है या सिर्फ अगर कोड सेगमेंट की ज़रूरत है तो सिर्फ वही लोड होना चाहिए। मतलब आपको यहाँ पे अगर हमने यूटिलाइज़ करना है CPU ज़्यादा से ज़्यादा, तो सिंपली हमें क्या करना होगा, जितनी ज़रूरत है उतनी अगर हमने लोड की तो वो मेमोरी हम किसे दे सकते हैं, थर्ड प्रोसेस को दे सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज होगा। तो मेमोरी मैनेजमेंट के थ्रू हम क्या करना चाहते हैं, यही अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। सिंपली यहाँ पे देखिए डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। आपके मेन मेमोरी में n नंबर ऑफ प्रोसेस आप एनी टाइम क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये सिंपली आपकी होती है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। और आपको ये मेमोरी कैसे मैनेज की जाती है ये अलग कंसेप्ट है। मतलब सिंपली प्रोसेस आपका मेमोरी प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करना, उसके बाद उसको डी एलोकेट करना,
उसके बाद उसे प्रोसेस टू प्रोसेस क्या करना है, यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये सब अलग टॉपिक है, वो सिंपली हम आगे देखेंगे। आपके सीपीयू को जितने प्रोसेस के ब्लॉक की ज़रूरत है सिंपली उतना ही असाइन करने का काम ये अलग अलग टेक्निक में आता है। आगे हम देखेंगे पेजिंग है या डिफरेंट कंसेप्ट है, तो उसमें क्या होता है जितनी ज़रूरत है उतना ही ऐड किया जाता है और सिंपली हम ये मेमोरीज के क्या करते हैं इफ़िशिएंटली यूज़ करते हैं। रजिस्टर हो गए, आपकी कैश मेमोरी हो गई, तो ये क्या होते हैं थोड़े फास्टर होते हैं आपके पास। तो यहाँ पे हर चीज़ हमें मेन मेमोरी में लोड करने की ज़रूरत नहीं होती एग्जीक्यूशन के वक्त। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास कैश मेमोरी में भी कुछ क्या होता है, हमारा डेटा होता है जो हम रिसेंटली जो यूज़ करते हैं प्रोसेस, तो उस रिसेंटली प्रोसेस का डेटा क्या होता है कैश मेमोरी में होता है, जो हम क्या करते हैं डायरेक्टली फेच करते हैं। और ये कम्युनिकेशन क्या होता है बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि ये मेमोरी भी फास्ट है और हमारा सीपीयू क्या है सबसे फास्टेस्ट है, हमारा सीपीयू बहुत ही फास्ट है। तो यहाँ पे हर चीज़ हमें मेन मेमोरी में भी डालने की ज़रूरत नहीं होती, और अगर कैश हमारा फुल हो जाए तो हमें नेक्स्ट क्या करना पड़ता है, मेन मेमोरी हमें सिंपली यूज़ करना पड़ता है। तो सिंपल एक कंसेप्ट है आपकी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कि हम मल्टीपल प्रोसेस कैसे यूज़ करते हैं और आपका सीपीयू ज़्यादा से ज़्यादा कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि हमें अगर 100% के करीब अगर अचीव करना है, क्योंकि हमारे पास इन्फिनाइट मेमोरी नहीं है, लेकिन 100% के करीब अगर अचीव करना है तो कुछ ऐसे मेथड, कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी हमें क्या करनी पड़ेगी, यूज़ करनी पड़ेगी, जो आपकी मेन मेमोरी क्या करेगी एज अ इन्फिनाइट मेमोरी की तरह वर्क करेगा, मतलब इन्फिनाइट मेमोरी की तरह यहाँ पे बिहेव करेगी। और आपके प्रोसेस आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोसेस आप उस मेन मेमोरी में सिंपली यूज़ कर सकते हैं। तो यही टेक्निक हम आगे आगे जैसे जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो फिर से यहाँ पे मैं एक शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए इनपुट आउटपुट टाइम लग रहा है हमें 80% हर एक प्रोसेस के लिए, और सीपीयू टाइम लग रहा है हमें 20% हर एक प्रोसेस के लिए। वही सिनारियो यहाँ पे लिखा है मैंने, सीपीयू टाइम लग रहा है 10%, सीपीयू टाइम लग रहा है 10%, और मिडल में क्या लग रहा है इनपुट आउटपुट टाइम 80%। सिमिलरली यहाँ पे सीपीयू होगा, यहाँ पे आईओ होगा, यहाँ पे सीपीयू होगा। सिमिलरली यहाँ पे सीपीयू और मिडल में क्या होगा इनपुट आउटपुट होगा, जो होगा यहाँ पे 80%, 80%, 10%, 10%। तो ये सभी प्रोसेस के लिए क्या कीजिए आप कंसीडर कीजिए। तो जब आपकी दूसरी प्रोसेस क्या कर रही है, इनपुट आउटपुट परफॉर्म कर रही है, तो यहाँ पे मतलब P0 जब इनपुट आउटपुट परफॉर्म करेगी तो आपका सीपीयू ऑब्वियसली फ्री हो जाएगा। तो वो हम क्या पे असाइन कर सकते हैं, P1 को असाइन कर सकते हैं। फिर से अगर P1 यहाँ पे इनपुट आउटपुट उसने स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पे P2 क्या हो जाएगा, P2 आपका सीपीयू फ्री होने के बाद P2 उसे असाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब इनपुट आउटपुट टाइम का एग्जीक्यूशन होता है तो हमारा सीपीयू सिंपली क्या हो जाता है, आइडियल हो जाता है, फ्री हो जाता है, नॉन वर्किंग स्टेट में चला जाता है। तो हम वो सीपीयू हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस को सिंपली असाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे जब आपके मल्टीपल प्रोसेसेस रन हो रहे हैं तब यहाँ पे आपका सीपीयू ज़्यादा से ज़्यादा अगर काम किया तो सिंपली हमें क्या करना पड़ता है, यूटिलाइजेशन हम ज़्यादा से ज़्यादा सीपीयू कर सकते हैं, और डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या कर सकते हैं, हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। हमारा मेन गोल क्या है, आपका डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या करना, इंक्रीज करना आपके यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट के थ्रू। तो सिंपल सिनारियो यहाँ पे मैंने लिया है, सिंपली आपके डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज कैसे करेंगे हम, सिंपली आपकी मेन मेमोरी को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ मेमोरी होती है, इस वजह से हम 100% सीपीयू यूटिलाइजेशन कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी इसे अगर हमें अचीव करना है तो हमें हमारा मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि उसने कंसिडर करना चाहिए कि हमारी मेमोरी क्या है, इन्फिनाइट है, और हमारे प्रोसेस हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोसेस यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपका मेमोरी मैनेजर जो है, जो आपके प्रोसेस उठाता है, एलोकेट करता है मेमोरी को, उसके बाद डी एलोकेट करता है मेमोरी, उसके बाद प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है या सिंपली आपके मेमोरीज में, तो यहाँ पे ये सभी काम क्या होने चाहिए, आपके इफ़िशिएंटली होने चाहिए। तो ये सभी क्या होते हैं, आपके मेमोरी मैनेजमेंट में होते हैं। और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका जो मैनेजमेंट है ये क्या करता है, सिंपली इन्फिनाइट मेमोरी की तरह मिमिक करता है या सिंपली एक्ट करता है कि हमारे पास इन्फिनाइट मेमोरी है, और उस तरह क्या करता है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट करने का ट्राई करता है। तो यहाँ पे मल्टीपल टेक्निक्स है, मेथड्स है, जिनके ज़रिए हम ये अचीव करते हैं। पेजिंग है, सेगमेंटेशन है, ओवरलेज है, ठीक है, बहुत सारे कंसेप्ट है, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट के भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो सब हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे, ठीक है। तो आई होप ये सिनारियो आपको समझ में आ गया होगा। सिंपली यहाँ पे 80-20% हमने डिवाइड किया था हर एक प्रोसेस को, और यहाँ पे सिंपली जितने नंबर ऑफ प्रोसेस आपके एग्जीक्यूट होंगे उतनी क्या होगी, यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट होगी। यहाँ पे मैंने 4 प्रोसेस के लिए यहाँ पे सिनारियो लिया है। यहाँ पे जब प्रोसेस इंक्रीज होंगे तो उसका ग्राफ क्या होगा, अलग आएगा। उसकी टाइमलाइन आपको समझ में आ गए होगी, आई होप।
तो फिलहाल यही था इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।